तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी आपसे कहती है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना सुनहरा है ये जीव जगत। सुनहरा इन द सेंस अलग अलग तरीके के प्लांट, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। 12 लाख प्रकार के स्पीसीज एनिमल्स की, 5 लाख टाइप्स की प्लांट की स्पीसीज, ठीक है, 12 लाख टाइप्स हैं एनिमल्स के, 5 लाख अकेले टाइप्स की स्पीसीज हैं प्लांट्स की। तो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखते हुए, ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल अमेजिंग सी दिखती हैं, ठीक है। आखिर इनमें लिविंग, आखिर ये लिविंग है क्यों? क्या ऐसी चीजें हैं जो लिविंग को लिविंग बना रहा है? या नॉन लिविंग के पास क्या ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से नॉन लिविंग है? वो लिविंग वाली प्रॉपर्टीज नहीं दिखा पा रहा है, वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा, रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पा रहा, कॉन्शियसनेस नहीं दिखा पा रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है, सेल्फ इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं है उसके पास, एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो ये सारी चीजें नॉन लिविंग क्यों नहीं कर पा रहा और लिविंग क्यों कर पा रहा है, ये हम इस चैप्टर में सीखते हैं। क्लियर? तो आइए रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इतने सारे रेंज के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मींस 1.7 से 1.8 मिलियन जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये बेहद अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स है, मींस जहां पर जीवन संभव नहीं दिखता है लेकिन वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेजर्ट्स में, ठीक है, डेजर्ट में जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री 55 डिग्री चला जाता है, कोल्ड माउंटेन्स पर जहां का टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, एंटार्क्टिका से लेकर आर्कटिक रीजन तक, क्लियर, सहारा डेजर्ट से लेकर आपका माउंट एवरेस्ट तक, मींस ठंडे से ठंडी जगह से लेकर गर्म से गर्म जगहों तक जीवन है। क्लियर? पानी की अतल गहराइयों में, ठीक है, समुद्र के बिल्कुल बॉटम में, वहां पर भी जीवन है। फ्रेश वाटर लेक हो, चाहे आपकी फ्रेश वाटर लेक हो, चाहे आपका समुद्र हो, चाहे आपका झील हो, तालाब हो, हर जगह धरती पर किसी न किसी रूप में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है और ये सारी चीजें हमें बिल्कुल अमेजिंग कर देती हैं। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ते हुए घोड़ों की जो ब्यूटी देखने में आती है, समझिएगा, फील करिएगा चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आसान नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर आसान नहीं है। टोटल 38 चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। और बेटा मैं डिफिकल्ट वर्ड जल्दी यूज नहीं करता हूं, 38 चैप्टर्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो समझिएगा, द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं आपके सामने से, उसकी खूबसूरती, शार्क का अटैक करना, ठीक है, शार्क क्या सोच के अटैक करती है, क्यों अटैक कर रही है, क्लियर, ये अटैक करने का प्रोसीजर उसके अंदर, ये जो उसके अंदर एडाप्टेशन हुआ है, इतनी भयानक प्रेडेटर वो कैसे बनी है, तो ये सारी चीजें जो एवोल्यूशन के थ्रू उसके पास आई है। फूलों की घाटियां, जब हम दूर से देखते हैं उस खूबसूरती को, क्लियर, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर एक डर भी पैदा करती है कि आखिर ये सब क्या है, और एक वंडर भी पैदा करती है, एक आश्चर्य भी पैदा करती है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो किसी भी पॉपुलेशन में, क्लियर, जैसे ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, हम अरबों में है, हमारी पॉपुलेशन 7 अरब को क्रॉस कर गई है, तो हमारी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसका एक मेंबर दूसरे मेंबर से कन्फ्लिक्ट भी रखता है और उसके साथ कॉपरेशन भी करता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब विरोध करना, कॉपरेट का मतलब एक दूसरे का साथ देना। सोचिए इस रूम में, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जहां पर मैं लेक्चर ले रहा हूं यहां पर ऑक्सीजन होगी। मान लीजिए यहां पर 500 लोग हैं और 500 लोग हैं, मैं भी ऑक्सीजन खींच रहा हूं, वो भी ऑक्सीजन खींच रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, मुझे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो मैं ऑक्सीजन खींच रहा हूं और जो वो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसे बोलेंगे हम आपस में इकोलॉजिकली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। क्लियर? तो ये जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, या आप बोल दीजिए किसी एक कम्युनिटी में, ठीक है, कम्युनिटी का मतलब जहां ढेर सारी स्पीसीज एक साथ रहती हूं, एक कम्युनिटी की 2 स्पीसीज भी आपस में कन्फ्लिक्ट भी करती हैं, ठीक है, एक दूसरे का विरोध भी करती हैं और एक दूसरे का कॉपरेशन भी करती हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ये कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, और अगर हम एक सेल के अंदर भी जाए ना, तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक है, ठीक है, सेल्स के अंदर जो हजारों केमिकल लगातार रिएक्शन कर रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपर और ऑर्डर्ड मैनर में रिएक्शंस चल रही हैं। क्लियर? और सबसे हैरानी की बात क्या है कि अगर कुछ रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाए ना, तो कुछ एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिससे ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीजें वेल ऑर्डर्ड मैनर में चल रही हैं। तो यार ये सारी चीजें देखने के बाद मन में एक सवाल तो बनता है कि आखिर व्हाट इज लिविंग या व्हाट इज लाइफ, आखिर जीवन है क्या? क्या ऐसी चीज है जो लिविंग के पास है और नॉन लिविंग के पास नहीं है? ठीक है, तो देखो
अगर हम तुमसे बात करें, ठीक है, ये सारी बातें, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन बिटवीन मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन है उनका आपस में कन्फ्लिक्ट, विरोध, और आपस में कॉपरेशन, और यहां तक कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो सेल के अंदर है, ये सब हमें डीपली सोचने पे मजबूर करता है, रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर जीवन क्या है। आखिर जीवन क्या है, इसमें अपने आप में दो सवाल है बिना किसी शक के, इंप्लिसिटली का मतलब होता है निर्विवाद रूप से, जिसपे कोई विवाद ना कर सके, ठीक है। तो इंप्लिसिटली इसमें दो सवाल हैं, व्हाट इज लाइफ, इसमें दो बातें हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, पहला टेक्निकल है कि आखिर लिविंग के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, जिसकी वजह से लिविंग सारे फंक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के ही पास है, खैर कॉन्शियसनेस है, सेल्फ इंटरेक्टिव सिस्टम है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है। तो ये सारी चीज लिविंग के पास जो है, ठीक है, यही चीजें हैं जो इसे नॉन लिविंग से क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं। तो पहला सवाल, लिविंग को नॉन लिविंग से कौन कौन सी चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, और दूसरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। भाई देखो, बीइंग साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ पे तो हम बात नहीं करेंगे, अभी तो पर्पस इतना है भाई, नीट निकालना है, मेडिकल क्रैक करना है, ठीक है, तो पर्पस वाला बात खत्म। अब बातें करेंगे सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किंगडम मोनेरा को हो, किंगडम प्रोटिस्टा को हो, किंगडम फंजाई के हो, चाहे किंगडम प्लांटी को, चाहे किंगडम एनिमेलिया के हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जरूर करेंगे। यूनिसेलुलर पे है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब किंगडम मोनेरा का मेंबर है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सेल का साइज बढ़ाएगा, ठीक है, या वो क्या करेगा, अपनी सेल को डिवाइड करके एक सेल से कितनी सेल बना देगा, दो सेल बना देगा। खैर ये कर तो रिप्रोडक्शन रहा है, मतलब अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा रहा है, लेकिन देखा जाए तो आप इसे ग्रोथ भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है, एक्चुअली में ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये तीनों चीजें कहलाती हैं ग्रोथ। सही मायने में पूछा जाए तो ग्रोथ कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, बात खत्म। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, चाहे पैसा बढ़ रहा है तो आप बोलोगे पैसे की ग्रोथ हो रही है, कंपनी बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, टीचर का नाम बढ़ रहा है, टीचर के नाम की ग्रोथ हो रही है, क्लियर। तो ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीजिंग एनीथिंग इज ग्रोथ, कोई भी चीज बढ़ रही वो ग्रोथ है। लेकिन बायोलॉजी में का डिफाइन करना हो तो तीन बातें याद रखना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास, ये तीन क्या है, आपकी ग्रोथ की प्रॉपर्टीज हैं। अगर इनमें से दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं, वो क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ किसके थ्रू होती है बेटा, सेल डिवीजन के थ्रू। प्लांट और एनिमल में लेकिन ग्रोथ करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो, प्लांट में जो ग्रोथ होती है और जो एनिमल में ग्रोथ होती है, इनमें टाइम पीरियड का डिफरेंस आता है। प्लांट में जीवन पर्यंत ग्रोथ होती है, क्लियर, अर्थात इनके जीवन के लास्ट टाइम तक प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लीव्स पैदा कर सकते हैं, अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं। आप प्लांट काटते हो दोबारा वो उगाता है, लेकिन क्या मैं अपना हाथ काटूंगा क्या दोबारा आ जाएगा, नहीं, क्योंकि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद एक वक्त के बाद आपकी हाइट बढ़ना, आपका साइज बढ़ना क्या हो जाता है, बंद। तो प्लांट में ग्रोथ लाइफ टाइम होगी, लेकिन एनिमल में सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए मुझे चोट लग जाए, क्योंकि मैं एनिमल किंगडम से बिलोंग करता हूं तो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मुझे चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद अगल बगल की सेल्स डिवाइड करके क्या करेंगी, मेरे घाव को भर देंगी। तो एनिमल में सेल डिवीजन हो सकता है, लेकिन जैसी ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो ग्रोथ जो प्लांट में होती है लगातार होती रहती है पूरे लाइफ टाइम, वो एनिमल में नहीं होगा। एनिमल में सर्टेन एज तक होगी, ठीक है। एनिमल में ये हो सकता है कि आपकी जैसे कुछ सेल लॉस हो गई, चोट चपेट लग गई आपको, तो उसकी भरपाई करने के लिए सेल डिवीजन हो सकता है, उस केस में थोड़ी मोड़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अगर आप देखना चाहें तो आप काउल्टी काउंटर नाम की मशीन का यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो माइक्रोस्कोप की मदद से किसी पेट्री डिश में बैक्टीरिया को कल्चर करा के माइक्रोस्कोप की मदद से पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप बैक्टीरिया गिन लीजिए, और गिनने सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा पर mm स्क्वायर, ठीक है, आप बैक्टीरिया गिन लीजिए कितने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, या और छोटा वॉल्यूम ले लीजिए या एरिया ले लीजिए, उतने में गिन लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे एरिया से। तो इस तरीके से आप माइक्रोस्कोप की मदद से किसी पेट्री डिश में पल रहे बैक्टीरिया को आप काउंट करके बता सकते हैं कि उसने कितनी ग्रोथ करी, अर्थात उसने कितनी बार सेल डिवाइड कर करके अपनी जनसंख्या बढ़ाई, ठीक है। अब समझना मेरी बात अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ये अच्छा पॉइंट है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का एक लफड़ा आता है। आओ देखते हैं वो लफड़ा क्या है।
अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहो तो अमीबा मान लो, चाहो क्लेमाइडोमोनास मान लो, ठीक है, चाहो तो तुम इसे किसी मोनेरा का कोई मेंबर मान लो, बैक्टीरिया मान लो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना दी, ठीक है। आप कहोगे यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन मैं कहूंगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है? ग्रोथ, ठीक है। और कोई बंदा कहेगा नहीं सर, अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा बनाया, दो अमीबी बनाया, इसका मतलब यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स है। हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि इन्होंने ग्रोथ करी या रिप्रोडक्शन की। इसी वजह से कहते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव मतलब एक दूसरे में समाहित है, हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक वैज्ञानिक अगर इसे कहेगा कि नंबर ऑफ सेल बढ़ी इसलिए मैं इसे ग्रोथ बोलूंगा, दूसरा कहेगा नहीं उसने रिप्रोडक्शन किया, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है, ठीक है, समाहित है एक दूसरे में, ठीक है। लेकिन यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो आप कहोगे ग्रोथ हुआ, अगर आपके घर के अगल बगल किसी के बेबी हुआ तो आप कहोगे नहीं रिप्रोडक्शन हुआ। मींस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हमारे मल्टी सेलुलर केस में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, हायर प्लांट्स हायर एनिमल के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग चीज है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग अलग, इंक्लूसिव का मतलब समाहित, एक जैसे। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव घटना है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, ग्रोथ जो है आप समझिएगा, ग्रोथ लिविंग ही नहीं करता है, ग्रोथ नॉन लिविंग भी करता है, समझना। अगर हम बात करें माउंटेन्स की, बोल्डर्स की, बोल्डर्स का मतलब मिट्टी के टीले, ठीक है, जो मिट्टी के टीले रेगिस्तान में बनते हैं, कभी बनते हैं, हवा तेज चलती है, फिर वहां से उड़ जाती है मिट्टी, कहीं और चली जाती है। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नल। समझिएगा, अगर मैं मान लीजिए कीचड़ से नहा के निकलूं और मेरे ऊपर 10 किलो कीचड़ है तो आप क्या कहोगे? मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी ग्रोथ हो गई? नहीं, ठीक है। वो क्या होगा? आप कहोगे नहीं सर ये एक्सटर्नली है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ वर्ड सिर्फ बोलना अधूरापन है। अगर मैं बोलूं कोई चीज है जो ग्रोथ कर रही है, पता नहीं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, वहां पर कंडीशन बतानी पड़ेगी कि वो इंटरनल ग्रोथ है। अगर इंटरनल ग्रोथ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर एक्सटर्नल ग्रोथ है तो वो क्या है? नॉन लिविंग। क्लियर है ये बात? डेड ऑर्गेनिज्म बिना किसी शक के ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कंडीशन बतानी पड़ेगी कि किस कंडीशन में आपने ग्रोथ को ऑब्जर्व किया, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल लिविंग, एक्सटर्नल नॉन लिविंग। क्लियर है? अब लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन लिविंग में भी, ठीक है, जो इंटरनल ग्रोथ दिखा देते हैं। दैट्स वाई इंटरनल ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक जनरल फीचर है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हाँ 100% अगर इंटरनल ग्रोथ हो रही तो 100% वो लिविंग ही होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर नॉन लिविंग भी इंटरनल ग्रोथ दिखा देते हैं। तो अगर मेरे ऑप्शन में है कि ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, क्वेश्चन है एक, और एक्सटर्नल ग्रोथ, इनमें से आपको चूज करने को कहें कि बताइए क्या चीज ऐसी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाते, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं दिखाते, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग ही दिखाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं? बिल्कुल ग्रोथ दिखाएंगे, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अपनी सेल का साइज ही बढ़ा के ग्रोथ दिखा देगा, ठीक है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा के भी ग्रोथ दिखा देगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाएगा, सेल की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन समस्या क्या है? कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स। तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्लियर? तो क्या सर इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग बोल दिया जाए? 100% डिफाइनिंग नहीं, 99.99%, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ कुछ है, बिल्कुल माइनर एक्सेप्शंस हैं जो नॉन लिविंग भी दिखाते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ हम डिफाइनिंग तो एक वक्त के लिए मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये सिर्फ लिविंग में ही पाई जाएगी। क्लियर? नॉन लिविंग में पॉइंट परसेंटेज में है नॉन लिविंग के एग्जांपल्स जहां इंटरनल ग्रोथ होती है। क्लियर? तो इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर तो चलो एक बार ले लेते हैं, लेकिन परफेक्टली डिफाइनिंग फीचर इंटरनल ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। आइए अब हम अगले पैरा पर चलते हैं। अगला पैरा हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। चेक करते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। जैसे अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनाकर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल में, इन तीनों में अगर वेरिएशन की बात करें, चाहे पेरेंट्स से
चाहे एक बच्चा अपने भाई बहन से अपनी वेरिएशंस की बात करे, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स की बात करे, तो ये वेरिएशन सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, अब समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर ईस्ट और हाइड्रा की, तो ईस्ट और हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लेनेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेनेरिया जिसको हम फ्लैटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इसमें ट्रू रीजनरेशन मिलती है। ट्रू रीजनरेशन किसमें पाई जाती है? प्लेनेरिया में। जहां पर होता क्या है, प्लेनेरिया के आप जितने भी टुकड़े कर दो, ठीक है, जितने भी टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा अपने आप को रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इसी वजह से कहते हैं ट्रू रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया। ठीक, अब इधर देखिएगा, फंजाई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, मॉस की जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, ठीक है, फंजाई की बात करें, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस की बात करें, और फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी मतलब सिलिंड्रिकल एल्गी, लंबे लंबे बिल्डिंग जैसे, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस और फिलामेंटस एल्गी, ये तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? फ्रैगमेंटेशन। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। अच्छा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसका मतलब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन अपने अंदर सभी इंक्लूसिव प्रॉपर्टी लिविंग की नहीं रखती है। रिप्रोडक्शन अपने आप में सक्षम नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो आप उसे नॉन लिविंग कैसे बोल सकते हो? क्या पता वो कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो, क्या पता वो वर्कर बी हो, ठीक है, क्या पता वो म्यूल हो। तो इस वजह से, इन एक्सेप्शंस की वजह से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, म्यूल हो गया और आपका वर्कर बी हो गया। इन एक्सेप्शंस की वजह से एनसीईआरटी लिखती है कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो बी एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट, नहीं हो सकता, बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात अपने आप में एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में ऑल इंक्लूसिव मतलब कंप्लीटली रिप्रोडक्शन वर्ड में समाहित नहीं है लिविंग की सारी प्रॉपर्टीज। ओके, तो हाँ, ये बात तो फिक्स है ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट कि एक नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन द न्यू प्रॉपर्टी दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्यूरेटली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर? अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा? एक्चुअली में हमारी बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शन एक समय पर चलती रहती हैं। ठीक है, वो हजारों केमिकल रिएक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होती हैं। हर एक सिंगल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो हजारों थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें छोटे साइज बड़े साइज के मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, ठीक है, ये सारे केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। किसी ना किसी केमिकल से, कोई मेटल से रिएक्ट कर रहा है, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन दे रहा है। ये सारे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, ये सम ऑफ ऑल द टोटल रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस का समेशन कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये 5000 एक मोटी मोटी वैल्यू है। 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी परफेक्टली चल सकती हैं, इसे हम टेस्ट ट्यूब में नहीं करा सकते। हाँ, 2 4 10 रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है वो आप टेस्ट ट्यूब में करा लोगे। 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन आप टेस्ट ट्यूब में नहीं करा पाओगे। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 4 10 रिएक्शन तो हम बोल सकते हैं, अगर एक को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल लो, 2 4 10 को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल दो। मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर वही रिएक्शंस कराई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं। क्लियर? 2 4 10 करा दी मैंने। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इन रिएक्शंस को? क्या बोलोगे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, आप बोलोगे सर ये वो रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं। तो मैं इन रिएक्शंस को सर लिविंग रिएक्शन कह सकता हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस मींस आइसोलेटेड मतलब बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर इन विट्रो, विट्रियस मतलब कांच, इन विट्रो अगर हम 2 4 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराते हैं तो ये आपकी लिविंग रिएक्शन कहलाएंगी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएंगी। ठीक है, विदाउट एनी डाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर, इज द नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सेल का संगठन किसी भी नॉन लिविंग के पास सेल नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पेज नंबर 125 पर अगर हम बात करें तो वहां पर एनसीईआरटी लिखती है ऐसे साफ साफ, ठीक है, अपने फर्स्ट पैराग्राफ में कि सेल वो चीज है, ठीक है, जो डिफाइन करती है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, जो इतना जबरदस्त सेल का अरेंजमेंट है, सेल में केमिकल्स का अरेंजमेंट है, सेल डिफाइन करती है कि ये सिर्फ लिविंग के पास है, नॉन लिविंग के पास नहीं है। क्लियर? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिफाइनिंग फीचर बना, एक मेटाबॉलिज्म हो गया और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगला सबसे मोस्ट ऑब्वियस मतलब ये तो होगा ही होगा, और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मतलब इसे अभी हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। सर वो फीचर तो बताओ। वो फीचर है कॉन्शियसनेस। मोस्ट
कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस फीचर आपका क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को महसूस करना और महसूस करके उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स माउंट करना मतलब देना, ठीक है, टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, एक परफेक्ट रिस्पॉन्स देना। क्लियर? अगर मुझे मच्छर काटता है तो मैं खुजलाऊंगा, दिस इज अ रिस्पॉन्स, ठीक है, मैंने उसके पिंचिंग को फील किया, उसके बाद मैंने खुजली करी, ठीक है, मुझे इचिंग हुई, मैंने खुजली करी, तो मैंने क्या किया? एक सुटेबल रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइन करना बहुत मुश्किल है आज के समय में, समझिएगा। अभी हम पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस समझ नहीं पाए क्या है, ठीक है, अभी बस हम इतना जानते हैं भैया कि कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ कि किसी भी स्टिमुलस के प्रति एक परफेक्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया टू द मोस्ट कैरियोटिक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस होती है और किसी भी नॉन लिविंग के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लियर? अब तुम कहोगे मोबाइल फोन सर, मोबाइल फोन के पास सोचने समझने की ताकत है? नहीं, वो तुमने डाली है, वो तुमने उसे दी है, ठीक है, वो तुमने उसमें कोडिंग करी है। तो याद रखना कॉन्शियसनेस भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। तो अब कितने हो गए टोटल? 3। कौन कौन से बेटा? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और चौथे नंबर पे लाएंगे तो हम ले आएंगे इंटरनल ग्रोथ को। ग्रोथ नहीं, ग्रोथ गलत हो जाएगा, इंटरनल ग्रोथ। अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की तो कॉन्शियसनेस प्लांट के पास भी होती है और एनिमल के पास भी होती है। जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आपके शेडी एरियाज में रहना पसंद करते हैं, जैसे ब्रायोफाइट, ठीक है, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको अच्छी खासी लाइट चाहिए होती है। तो अब आप ये बताओ, जैसे हेलियोफाइट्स, हेलियो का मतलब होता है सन, फाइट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, ब्रायोफाइट शेडी रीजन में पाया जाना चाहता है, वहीं पर हेलियोफाइट्स जो होते हैं वो आपके ऐसे जगह रहना चाहते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत सारी पड़ रही हो। तो इसका मतलब प्लांट पक्का सेंस कर रहा है, प्लांट सेंस कर रहा है कि कहां पर लाइट कम है और कहां पर लाइट ज्यादा है। इसका मतलब प्लांट रिस्पांस देता है, प्लांट के पास भी कॉन्शियसनेस है, अर्थात प्लांट लाइट के प्रति रिस्पांस देता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं, बहुत सारे हैं जो मीजोफाइट हैं और बहुत सारे हैं जो जीरोफाइट हैं। क्लियर? इसका मतलब प्लांट पानी का लेवल भी मिट्टी में, ठीक है, सॉइल में पानी का लेवल क्या होगा उसके प्रति भी उसका रिस्पांस आता है। वाटर पर टेम्परेचर, अलग अलग प्लांट अलग अलग टेम्परेचर पर होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री ठंडी जगहों पर होता है, मैंगो ट्री गर्म जगहों पे होता है। इसका मतलब प्लांट कैन सेंस टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर को सेंस करना भी प्लांट को पता है। इसका मतलब प्लांट्स के पास कॉन्शियसनेस है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति भी, ठीक है, प्लांट्स अपने अंदर एडाप्टेशन करता है, अपने अंदर नई नई चीजें लाता है जिससे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसे ना खाएं। पत्तियों के अंदर टॉक्सिक केमिकल बना देगा, जैसे बगनवेलिया के कांटे हो गए, तो प्लांट इसका मतलब सेंस कर रहा है कि उसे कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति अपने आप को बचाने के लिए प्लांट ने अपने अंदर क्या पैदा करी है? कॉन्शियसनेस। तो अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉल्यूटेंट जैसे लाइकेन हो गए आपके। अगर हम लाइकेन की बात करें, ठीक है, लाइकेन एल्गी फंजाई का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, तो अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन पॉल्यूटेड जगहों पर नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो पॉल्यूटेड जगहों पर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट कैन सेंस पॉल्यूशन। तो इफ प्लांट इज सेंसिंग लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, इसका मतलब प्लांट के पास कॉन्शियसनेस है। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, ठीक है, सब अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। अब बात करते हैं फोटो पीरियड की। व्हाट इज फोटो पीरियड? पीरियड का मतलब होता है टाइम इंटरवल, फोटो का मतलब होता है लाइट, अर्थात लाइट के टाइम इंटरवल को सेंस करना, ठीक है। ये प्लांट भी कर सकता है और एनिमल भी कर सकता है। प्लांट कैसे कर सकता है? सोचो जरा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट सुना होगा। क्लियर? जो क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट में फ्लावरिंग देते हैं वो शॉर्ट डे, जो क्रिटिकल पीरियड से अपने ज्यादा लाइट पर फ्लावरिंग करते हैं वो आपके लॉन्ग डे प्लांट हुए। इसका मतलब प्लांट कैन सेंस लाइट, इसका मतलब प्लांट कैन सेंस लाइट मींस प्लांट पर फोटो पीरियड का इफेक्ट पड़ रहा है, तभी प्लांट क्या कर रहा है? फ्लावरिंग। फ्लावर क्या है प्लांट का? फ्लावर जो है वो जगह है जहां पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसका मतलब कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कब होगा? सभी प्लांट में नहीं, ठीक है, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट में। ये कौन डिसाइड कर रहा है? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड आपका एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन डिसाइड करता है जैसे प्लांट में डिसाइड करता है। एग्जांपल के तौर पर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 12 मास ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो आपके सीजनल ब्रीडर होते हैं, ऐसे एनिमल जो किसी पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मेढक, फ्रॉग रेनी सीजन में ब्रीडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो रेनी सीजन को कैसे भाप रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब वो भैया देखो सीजन्स क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, आप कहते हो सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत लो, ठंडी आ गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया काफी,
गर्मी आ गई। तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ही तो सीजन का चेंज करा रहा है। तो इन टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को सेंस कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म और उसी टाइम वो बाहर आते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों फोटो पीरियड के लिए क्या है आपके, सेंसिटिव है। आइए अब आगे बातें करते हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इकलौता ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मींस अपने अस्तित्व को जानता है, अपने सराउंडिंग्स को जानता है, उसने अपना एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है, मतलब उसने पूरा एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर रखा है। वो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने कल को भी सोचता है। बाकी हर ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास है। इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ह्यूमन के पास है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है। तो सर एक बात बताओ सर, डिफाइनिंग इतने सारे हो गए तो मैं आंसर क्या मारूं? इंटरनल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो मैं आंसर पहले पर प्रायोरिटी किसको दूं अगर ये चार ऑप्शन में हो? कॉन्शियसनेस। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के बाद मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल पर आते हैं। वैसे ये दोनों कभी सेम ऑप्शन में एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, लास्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे आप इंटरनल ग्रोथ को, याद रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस का एग्जाम में वो इस तरीके से भी यूज करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट और उसके साथ उस पर रिस्पॉन्स भी देना। सिर्फ इंटरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रति एक सुटेबल रिस्पॉन्स देना ये जरूरी है। क्लियर है? इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होकर रिस्पॉन्स देना जरूरी है। नहीं दिया रिस्पॉन्स, कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि इंटरेक्शन तो रॉक्स भी रखती हैं, तभी तो रॉक्स इंटरेक्शन रख के टूट के सॉइल बना देती हैं। क्लियर? तो पहली प्रायोरिटी कॉन्शियसनेस, दूसरे पे मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और अब आप तीसरे पे लाओगे किसको? इंटरनल ग्रोथ को। ठीक है, आइए अब हम इस लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ में कहता है अगर कोई बंदा कोमा में है, ठीक है, तो आप उसे लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? सवाल ही नहीं बनता आप नॉन लिविंग बोलो, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, वो डेड हो सकता है, नॉन लिविंग थोड़ी होगा। अगर कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हो? अगर कोई मर जाता तो क्या कहते हो कि भैया फलाने नॉन लिविंग हो गए? नहीं, आप कहते हो डेड हो गए। तो सवाल ही पहले तो गलत पूछा एनसीईआरटी ने कि लिविंग है या नॉन लिविंग होगा अगर एक बंदा कोमा में। देखो एक बंदा कोमा में है तो वो मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्स तो दे रहा है, इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं बहुत ही लिटिल लेवल पर थोड़ी ही सही पर कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस है तो आप नॉन लिविंग तो सवाल ही नहीं बनता, आप डेड भी नहीं बोल सकते। समझ में आ गई बात? भले वो वापस कभी ना आए जीवन में, ठीक है, वापस मतलब वो कभी भी उसके पास एक जनरल नॉर्मल सेल्फ कॉन्शियसनेस वापस भले ना डेवलप हो, लेकिन कॉन्शियसनेस तो है, तभी वो मेडिसिन के प्रति क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ अब हम देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ कायदे से देखिएगा, काफी गहरा पैराग्राफ है। शुरू के 3 पन्ने ना बेटा बहुत बातें कर जाते हैं। चलिए लास्ट पैरा पे बात करते हैं। लास्ट पैराग्राफ आपका कहता है कि किसी भी बड़ी चीज की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि वो जिन छोटी छोटी चीजों से बना है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये बड़ी चीज जिन इन छोटी छोटी चीजों के मिलने से बनी है, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। क्लियर? अब छोटी चीज में अगर आप चाहो तो आप सेल ऑर्गेनेल ले लो। सेल ऑर्गेनेल मिलकर क्या बनाती हैं? सेल। ठीक, तो सेल की प्रॉपर्टी इस बात पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है, कि उनके सेल ऑर्गेनेल की पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका आपसी इंटरेक्शन कैसा है। एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक सेल ऑर्गेनेल मैं ले रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, एक ले रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, एक ले रहा हूं राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड बनाना, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। सबके अपने अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सेल का काम क्या है? सेल का कुल मिला के एक ही काम है, खुद को जिंदा रखना। क्लियर? तो खुद को सेल कैसे जिंदा रख पा रही है? इनके आपसी इंटरेक्शन की वजह से। अगर राइबोसोम कोऑर्डिनेट ना करे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम, इनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो क्या इनके अंदर प्रोटीन बनाएगा? नहीं बनाएगा। प्रोटीन नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं होंगे, रिएक्शन तेज नहीं चलेगी, अल्टीमेटली सेल मर जाएगी। तो सेल की जो प्रॉपर्टी है खुद को जिंदा रखना, वो किस पर डिपेंड करती है? इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पर नहीं, इनकी आपसी इंटरेक्शन पर। क्लियर? आओ अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो छोटी छोटी चीजें जहां पर मिलकर कोई बड़ी चीज बना रही है, तो बात कर लेते हैं सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है। ठीक है, सेल्स मिलकर टिश्यू बना रही है, तो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी इमर्ज होकर आती है वो इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि इन सेल्स की पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इनका आपसी इंटरेक्शन कैसा है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? आइए अब आगे बातें करें। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, समझना कायदे से इस बात को, उसके पास सेल 100% होगी। ठीक है,
लेकिन मैं फिर फोकस करा रहा हूं, ये 3 पेज बहुत अलर्ट होकर पढ़ना। कॉन्शियसनेस ही आंसर ठोकना है। कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, गॉट इट। इन इंटरेक्शंस की वजह से नई नई प्रॉपर्टी इमर्ज होकर बाहर आ रही है, क्लियर। अगर हम बात करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ इंटरेक्टिव, ठीक है, आपस में ही, अपने ही अंगों में, ठीक है, या अगर कोई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है तो अपनी ही सेल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करता है। सेल्फ इंटरेक्टिव रेगुलेटिव सिस्टम है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर, जिसके अंदर इमर्जेंस है। इमर्जेंस खैर नॉन लिविंग में भी है, पानी का एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें इमर्जेंस पैदा करती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें की पर्सनल प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर फोकस कर रहा हूं, इनके आपसी इंटरेक्शन से, इनके आपसी इंटरेक्शन से जो बड़ी चीज बन रही है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, क्लियर। तो यहां पर एनसीईआरटी लिखती भी है कि these interaction result in the emergent property at higher level of organization। जैसे सेल ऑर्गेनल से टिश्यू, सेल ऑर्गेनल से जैसे मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनल बनाए, सेल ऑर्गेनल मिलकर सेल बनाई, सेल मिलकर टिश्यू बनाया। तो लगातार जो नई नई प्रॉपर्टी बड़े लेवल पर इमर्ज होती आ रही है, वो छोटी छोटी चीजों के इंटरेक्शन से है, क्लियर। और ये बात ट्रू है हर लेवल की हायरार्की के ऊपर। अच्छा, अंत में हम ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिव इंटरेक्टिव सिस्टम है। लेकिन ये सारी चीजें डिफाइनिंग नहीं, डिफाइनिंग अगेन कॉन्शियसनेस, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, देन इंटरनल ग्रोथ, क्लियर। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अर्थात कैसे जीवन का विकास हुआ है, अर्थात कैसे यहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन का विकास हुआ है। अब बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, अलग अलग जीवन के स्वरूपों को समझना, जानना, उनकी एनाटॉमी, उनकी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स को समझना, ठीक है, उनके डीएनए को समझना, उनके कैरेक्टर्स को समझना। ये सारी कहानी किसकी है? बायोलॉजी की। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कभी पास्ट में रहे हों, ठीक है, जैसे डायनासोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, चाहे आज हो जैसे हम आप, ठीक है, चाहे भविष्य में इवॉल्व होकर कोई नई स्पीसीज बने, हम सब में एक कनेक्शन है। और वो कनेक्टिंग लिंक क्या है? डीएनए। लेकिन मेरा डीएनए और डायनासोरस का डीएनए, ठीक है, मेरा डीएनए और डायनासोरस का डीएनए, या मेरा डीएनए और आपका ही डीएनए क्या 100% सेम है? नहीं। या मेरा डीएनए और भविष्य में जो स्पीसीज इवॉल्व होकर बनेंगी, क्या हम सबका डीएनए 100% है, सेम है? नहीं। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्रेजेंट इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आर लिंक टू ईच अदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, सेम नहीं, मतलब 100% सेम नहीं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, बट टू वेरिंग डिग्री। कुछ वेरिएशन है, कुछ डिग्री में, मतलब किसी में ज्यादा मात्रा में, डिग्री मतलब अमाउंट, क्लियर। किसी में ज्यादा मात्रा में वेरिएशन है, किसी में कम मात्रा में वेरिएशन है, क्लियर। इस तरीके से ये पेज खत्म होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते जाते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इकोलॉजी से मैं बात कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं यहां से। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा था, एक इक्वेशन दी थी, S = CA raised the power Z, जिसको हम इकोलॉजी में खोलेंगे तो S = CA raised the power Z कहती थी इक्वेशन कि एरिया बढ़ाते जाओ, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी एक लिमिट तक, ठीक है। अगर एरिया बढ़ाते जाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाती है। अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया धरती के हैं जहां पर हम अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं, और जहां पर हम एक्सप्लोर कर भी चुके हैं, जिन एरिया में हमने खोज कर भी ली लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर आज भी अगर हम उन एरिया में दोबारा जाते हैं तो वहां पर हमें कई बार नई नई स्पीसीज मिली जाती है, ठीक है। टोटल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमारी बायोडाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 मिलियन है, मीन 17 to 18 लाख। बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, क्लियर।